हेलो, तो मैं संतोष सर अपने YouTube चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने 12th के NCERT के बायोलॉजी का एक दो पॉइंट लेकर के आया हूं और उस पॉइंट को आप लोग देखिए और देखने के बाद समझने की कोशिश कीजिए और समझने के बाद एक से दो बार आप अपने कॉपी पर लिखिए और ताकि आपके परीक्षा में इसमें से कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जाए तो आपसे छूट ना पाए। तो आइए हम देखते हैं इसके बारे में। आज सबसे पहला पॉइंट है स्त्री केसर। आप देख सकते हैं स्त्री केसर के बारे में। तो यहाँ लिखा गया है कि जयांग पुष्प का मादा जनन अंग होता है। तो आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ सकता है कि जयांग पुष्प का मादा जननांग यानी पुष्प का मादा जननांग का नाम क्या है। तो पुष्प के मादा जननांग का नाम आप याद रखिएगा जयांग। तो पुष्प के मादा जननांग का नाम हो गया जयांग। इसके बाद दिया है कि नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। जो पुष्प होता है ना, पुष्प, उस पुष्प का एक देखिएगा नीचे फूला हुआ भाग होता है, उस फूला हुआ भाग को हम लोग अंडाशय के नाम से जानते हैं। इसके बाद इससे जुड़ी हुई पतली नलिका का रचना होती है जिसे वर्तिका कहते हैं। और इसी से जुड़ी हुई पतली नलिका का रचना यानी नली के आकार की रचना होती है जिसे वर्तिका अर्थात स्टाइल कहते हैं। इसके बाद आप देख लीजिएगा कि इससे जुड़ी हुई पतली नलिका का रचना होती है जिसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। वर्तिका के ऊपर घुंडी जैसी रचना होती है जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है और बहुत से अंडप मिलकर जयांग बनाते हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि एक पुष्प के जनन अंग का नाम मादा जनन अंग, एक पुष्प के मादा जनन अंग का नाम क्या है तो जयांग होता है। और उसके बाद पुष्प के नीचे एक फूला हुआ भाग होता है, तो फूला हुआ भाग का नाम होता है अंडाशय। और इससे जुड़ी हुई पतली नलिका कार्य रचना होती है जिसे वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। वर्तिका के ऊपर एक घुंडी जैसी रचना होती है। आप देख लीजिएगा एक फूल के पौधा लेके, तो वर्तिका के ऊपर एक घुंडी जैसी रचना होती है जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र। इसके बाद बहुत से अंडप मिलके जयांग का निर्माण करते हैं। तो ये था स्त्री केसर के बारे में। तो दो तीन पॉइंट यहाँ से, पुष्प का मादा जननांग जयांग, पुष्प के नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय, इससे जुड़ी हुई पतली नलिकाकार होती है जिसे वर्तिका, और वर्तिका के ऊपर एक घुंडी जैसी रचना होगी जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। और बहुत से अंडप मिलके जयांग बनाते हैं। तो ये था स्त्री केसर। इसके बाद है स्त्री केसर के दो भाग। स्त्री केसर के कितने भाग? तो स्त्री केसर के दो भाग, एक का नाम एकांडपी और दूसरे का नाम बहुअंडपी। एकांडपी में देख सकते हैं आप, जब जयांग एक स्त्री केसर से मिलकर बना होता है तो उसे एकांडपी कहा जाता है। जब जयांग एक स्त्री केसर से मिलकर बना हो, तो जब जयांग एक स्त्री केसर से मिलकर बना हो तो उसका नाम हो जाता है एकांडपी। जब जयांग एक स्त्री केसर से, सिर्फ एक स्त्री केसर से मिलकर बना हो तो वह हो जाता है एकांडपी। इसके बाद है बहुअंडपी। अब देखिए, जब जयांग में एक से अधिक अंडप होते हैं तो उसका नाम हो जाता है बहुअंडपी। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, जब जयांग में एक से अधिक, जब एक स्त्री केसर तब एकांडपी, और एक से अधिक अर्थात बहुत सारा अंडप तो हो गया बहुअंडपी। तो जब जयांग में एक से अधिक अंडप होते हैं तो उसका नाम हो जाता है बहुअंडपी। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है बहुअंडपी के प्रकार। अब देखिए, एक अंडपी के प्रकार नहीं, लेकिन बहुअंडपी के प्रकार। तो बहुअंडपी के दो प्रकार, जिसमें पहला है संयुक्तांडपी और दूसरा है द्वियुक्तांडपी। तो आप थोड़ा सा संयुक्तांडपी के बारे में समझ लीजिए।
तो जब स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो उसका नाम हो जाता है संयुक्तांडपी। फिर से एक बार, जब स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हो तो उसका नाम हो गया संयुक्तांडपी। और वहीं द्वियुक्तांडपी, जब स्त्री केसर एक दूसरे से स्वतंत्र हो अर्थात एक दूसरे से जुड़ा नहीं हो तो उसका नाम हो जाता है द्वियुक्तांडपी। फिर से एक बार, संयुक्तांडपी, जब स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े हो तो संयुक्तांडपी, और जब स्त्री केसर एक दूसरे से स्वतंत्र हो तो द्वियुक्तांडपी। तो आप आराम से इसको भी याद कर सकते हैं कि बहुअंडपी के दो प्रकार, संयुक्तांडपी और द्वियुक्तांडपी। संयुक्तांडपी जब स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ा हो, और द्वियुक्तांडपी जब स्त्री केसर एक दूसरे से स्वतंत्र हो। अब इसमें कुछ पॉइंट हमने लिखा है आगे इसको आप देख सकते हैं। इस पॉइंट को भी देखिए, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। यानी अंडाशय में इसमें एक या अनेक बीजांड होते हैं। तो अंडाशय में कितने बीजांड? एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर एक अपरा अर्थात प्लेसेंटा इंग्लिश में कहते हैं, अपरा अवस्थित होता है। तो देख लीजिए फिर से, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है, इसमें एक या अनेक बीजांड होते हैं। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा अवस्थित रहता है। तो आपसे पूछेगा कि गर्भाशयी गुहा के किस ओर अपरा अवस्थित रहता है, तो आप बताइएगा अंदर की ओर। इसके बाद है, अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी को बीजांड कहते हैं। एक और यहाँ पॉइंट आप देख सकते हैं, बीजांड किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप याद करिएगा कि अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी को बीजांड कहते हैं, और एक अंडाशय में एक बीजांड होता है। तो ये अच्छा सा पॉइंट है, आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। तो एक अंडाशय में बीजांड की संख्या एक होती है। फिर से एक बार, अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है और इसमें एक या अनेक बीजांड होते हैं, और गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा अवस्थित होता है। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी को बीजांड कहते हैं, और एक अंडाशय में एक बीजांड होते हैं। आप इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए कुछ नोट लिखे हुए हैं, इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ देखिए युक्तांडपी और यहाँ है द्वियुक्तांडपी। तो आप यहाँ देखिएगा युक्तांडपी अंडक, इसका हमने एग्जाम्पल लिखा है कि युक्तांडपी अंडक का उदाहरण, तो गुड़हल, सरसों, पॉपी। गुड़हल, सरसों और पॉपी होता है, ये सब युक्तांडपी अंडक के उदाहरण हो जाते हैं। और फिर द्वियुक्तांडपी अंडक, तो द्वियुक्तांडपी अंडक के उदाहरण चंपा और एक और है मैग्नोलिया। तो चंपा और मैग्नोलिया ये द्वियुक्तांडपी अंडक के उदाहरण, और गुड़हल, सरसों और पॉपी द्वियुक्तांडपी अंडक के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके बाद है सूरजमुखी में एक बीजांड होते हैं, पपीता, आर्किड, तरबूज में अनेक बीजांड होते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल कुछ लिखा है, जैसे देख सकते हैं फिर से, युक्तांडपी अंडक गुड़हल, सरसों और पॉपी का पौधा होता है। फिर द्वियुक्तांडपी अंडक चंपा, मैग्नोलिया हो जाएगा, और सूरजमुखी में एक बीजांड होता है। सूरजमुखी में कितने बीजांड? एक। और वहीं पपीता, आर्किड और तरबूज के पौधे में अनेक बीजांड हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल याद हो जाएगा या हो गया होगा। इसके बाद एक प्रश्न है, एक पॉइंट है, बीजांड वृंत। बीजांड वृंत, तो देखिए बीजांड एक वृंत या डंठल द्वारा अपरा से जुड़ी होती है, जिसे बीजांड वृंत कहा जाता है। फिर से एक परिभाषा के तौर पर याद रखिएगा कि जब बीजांड
एक वृंत या डंठल द्वारा अपरा से जुड़ी होती है तो हम लोग उसे बीजांड वृंत कहते हैं। तो बीजांड एक वृंत या डंठल अपरा द्वारा, बीजांड एक वृंत या डंठल द्वारा किससे जुड़ा हो, अपरा से जुड़ा हो तो उसे बीजांड वृंत कहा जाता है। उसी के बाद एक और पॉइंट है बीजांड काय। तो आप देख सकते हैं बीजांड काय। तो यहाँ अध्यावरणी या अध्यावरण, तो अध्यावरण या अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहा जाता है। फिर से अध्यावरणी, अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहा जाता है। फिर एक बार आप याद करिए कि अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांड काय कहा जाता है। इसके बाद एक पॉइंट हमने यहाँ लिखा है, देख सकते हैं कि भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांड काय में ही स्थित होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि चाहे वो भ्रूण कोश हो और चाहे वो मादा युग्मकोद्भिद हो, ये सब स्थित कहाँ होता है, तो ये स्थित होता है बीजांड काय में। इसके बाद हमने कुछ फिर से नोट लिखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण नोट है, इसको आप हर हालत में एकदम याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन सकते हैं। देखिए पूछेगा बीजांड काय कैसा होता है, तो बीजांड काय द्विगुणित होता है। द्विगुणित का मतलब 2n होता है, तो बीजांड काय द्विगुणित होता है। फिर आपसे पूछेगा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कैसा होता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका भी द्विगुणित होता है। इसके बाद पूछेगा क्रियाशील गुरु बीजाणु कैसा होता है, क्रियाशील गुरु बीजाणु, तो ये अगुणित होता है जिसको n कहते हैं। और फिर एक क्वेश्चन है कि मादा युग्मकोद्भिद कैसा होता है, तो मादा युग्मकोद्भिद भी अगुणित होता है। फिर से एक बार आपको हम समझा देते हैं कि बीजांड काय कैसा होता है, तो बीजांड काय द्विगुणित होता है जिसको 2n कहते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कैसा होता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका भी द्विगुणित होता है जिसको 2n ही कहते हैं। और फिर है क्रियाशील गुरु बीजाणु, तो क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित होता है जिसको n कहते हैं। और एक और है मादा युग्मकोद्भिद, तो मादा युग्मकोद्भिद अगुणित होता है जिसको n कहते हैं। और आज का लास्ट पॉइंट है गुरु बीजाणु जनन। आप देख सकते हैं गुरु बीजाणु जनन, तो बस एक लाइन में आपको याद करना है कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। फिर से हम आपको याद करवाते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु कहते हैं। एक बार और याद करिए हमारे साथ, गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और इसमें एक हमने पॉइंट लिखा है, ये बहुत भी VVI पॉइंट है, आप इसको आराम से याद करिएगा। देखिए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, तो 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। आइए इसको एक बार और समझिए, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में कौन सा विभाजन, तो अर्धसूत्री विभाजन होगा। और जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कितने गुरु बीजाणु बनेंगे, तो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। आप याद रखिएगा 4 गुरु बीजाणु। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। और आपको हमने पहले बताया है कि अब जितना वीडियो हम लेके आएंगे सब NCERT का होगा, तो आपका ये सभी क्वेश्चन NCERT का है। इसके पहले भी हमने 1-2 वीडियो डाला है, उसको भी आप देख लीजिए और इसको भी देखिए। और खाली देख के मत छोड़िएगा, इसको 1 से 2 बार अपने कॉपी पर लिखिए, क्योंकि बिना लिखे कुछ होने वाला नहीं है। आप रट के कुछ नहीं कर सकते, परीक्षा में तो लिखना होता है। तो आप अपने कॉपी पर इसको उतारिए, नोट कीजिए, इसके बाद याद कीजिए
और मेरे YouTube चैनल विद्या क्लासेस बाय संतोष सर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।